नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी। थैंक यू वेरी मच रेवंत रेड्डी जी। पब्लिक मंच पर आपका स्वागत है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। रेवंत रेड्डी जी, चुनाव का समय है, तनाव बहुत है। तनाव चुनाव में क्यों हो जाता है? कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। दैट इज गेम रूल। क्योंकि पहले विचारधारा के ऊपर चुनाव होते थे। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद जो विचारधारा सबको लोग भूल गए। चुनाव में जीतना है, बस कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी वादा करो। तो ये कंपटीशन ऐसा हो गया कि एक प्लेयर अगर वो तरीक़ा से अगर गेम शुरू किए, अगला प्लेयर भी वैसे ही शुरू करना पड़ता है, इसीलिए इतना तनाव आ गया। तो अब इस गेम में कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ ओवैसी जी हैं आपके इसी हैदराबाद के, वो कहते हैं आप तो आरएसएस के हैं और केसीआर जी कहते हैं आप चुनाव के बाद यहाँ कांग्रेस छोड़कर 30-40 एमएलए लेकर बीजेपी में चले जाएंगे। आप कहते हैं केसीआर जो है वो बीजेपी के बी टीम है, मिले हुए हैं। ये चल क्या रहा है? कौन कहाँ पर है? ये तो मुझे अच्छा दिखता है। तेलंगाना में कोई भी राजनीति करना है तो रेवंत का नाम लेना ही लेना। इतना मजबूरी कर दिया मैं ओवैसी को, केसीआर को और बाकी के लोगों को कि बिना रेवंत चुनाव नहीं लड़ सकते। तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि चुनाव से पहले भी ऐसी बड़े बड़े बातें बोले, गलत बातें भी बोले, लोग सब सुनकर लोग जवाब दे दिए इन लोगों को। उसके बाद भी ऐसी झूठा बातों से चुनाव जीतने के लिए कोशिश करे। मगर तेलंगाना के जनता बहुत होशियार है। कौन क्या कर रहा है, कौन किसका इशारा कहाँ चल रहा है, कौन किसके साथ काम कर रहा है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। दारुस्सलाम ऑफिस कहाँ है, आपको पता है? कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी? लेकिन सवाल पूछने का काम तो मुझे नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। दारुस्सलाम ऑफिस गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है। गोशा महल से राजा सिंह एमएलए है, जो बीजेपी को हराने के लिए पूरा देश भर घूमने ओवैसी गोशा महल असेंबली में चुनाव नहीं लड़ रहा। इसका मतलब क्या है? लेकिन कहते तो ये भी हैं कि कांग्रेस पार्टी हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ किसी को नहीं खड़ा कर रही। आप भी मिले हुए हैं कहीं ना कहीं, ताकि बिहार में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो एक वोट बैंक है, माइनॉरिटी वोट बैंक, उसको ओवैसी ना काटे, इसीलिए आप भी मिले हुए हैं। चुनाव नहीं लड़ रहा है बोल के किसने कहा? 25 तारीख तक टाइम है कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने के लिए। मुझे छोड़ दो, अगर सचमुच नरेंद्र मोदी जी असदुद्दीन ओवैसी को अगर चुनाव में हराना है तो क्यों वहाँ पर हिंदुओं को टिकट दिए? इसका मतलब साफ साफ है, वहाँ पर नियर अबाउट 60% वोटर्स आर मुस्लिम्स। तो नरेंद्र मोदी जी हिंदू को टिकट देते हुए मुस्लिम पोलराइजेशन कर दे रहा असदुद्दीन ओवैसी चुनाव जीतने के लिए। अगर नरेंद्र मोदी जी असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव में हराना है तो बीजेपी से एक मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा करके मुसलमान वोटों में भी शेयर कुछ लेकर ये हिंदू वोट भी कंसोलिडेट कर दे को कैंडिडेट को अगर वोट डाले तो तब असदुद्दीन ओवैसी को हरा सकते हैं। साफ आपके आंखों के सामने दिख रहा है। हिंदू मुस्लिम डिवीजन नरेंद्र मोदी जी असदुद्दीन ओवैसी के लिए कोशिश कर रहा है हैदराबाद में। असदुद्दीन ओवैसी पूरा हिंदुस्तान में घूमकर हिंदू पोलराइजेशन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 80% हम लोग बहुत सारे लोग हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कहीं पर भी असदुद्दीन ओवैसी गए तो मुसलमान वोट काट रहे, इसीलिए कांग्रेस हार जाए, विपक्ष हार जा रहे। वो नहीं है। 80% हिंदू वोटर्स को पोलराइज करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई ने इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ पर भी गया, जहाँ पर भी भाषण दिए, किसके खिलाफ दे रहे, कौन सी विचारधारा के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहा है? इसका मतलब वो 20% पोलराइजेशन इनके तरफ हो जाए, 80% पोलराइजेशन मोदी जी के तरफ हो जाए।
तो एक स्ट्रैटेजी प्ले कर लेके ये दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप हिंदू हैं कि मुसलमान? क्यों, आपको क्यों वो डाउट क्यों है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी के सामने अगर कोई हिंदू लीडर लड़ेगा तो वो जीत नहीं पाएगा, मुस्लिम ही लड़ेगा तो जीत पाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ, जब गवर्नेंस में हैं, आप हिंदू नेता हैं, आप हिंदू हैं, लेकिन आप सब लोगों के लिए चीफ मिनिस्टर हैं, आप सबका ख्याल रख सकते यहाँ हैं। पर चुनाव के बाद चर्चा चल रहा है, सरकार चलाने के बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। सरकार चलाना है तो कौन न्यूट्रल रहना, कौन सेक्युलर रहना, कौन सी विचारधारा से सरकार चलाना है, कौन सी तरीक़े से सरकार चल सकता है। जब चुनाव लड़ना है तो स्ट्रैटेजी क्या है? कोई भी नरेंद्र मोदी जी क्यों स्ट्रैटेजी बना रहे, प्रशांत किशोर ने क्यों बनाया, सुनील कनगोलू क्यों आए मार्केट में? स्ट्रैटेजी के बारे में बोल रहा हूँ मैं। जो आदमी चुनाव लड़ना है तो अगर ओबीसी कौन है, बार बार पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी मैं बड़ा ओबीसी नेता हूं बोलता है। ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा क्लेम कर सकते क्या? ओबीसी, इसका मतलब अपर कास्ट के खिलाफ है नरेंद्र मोदी जी। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? लेकिन आपके नेता राहुल गांधी तो सड़क पर जाकर सबसे पूछते हैं आप कौन सी कास्ट के हैं, आप ओबीसी क्यों नहीं है। वो तो पत्रकारों से भी पूछते हैं आप किस कास्ट के हैं। तो मोदी जी बोले कि आप बोल रहे हैं कि हम लोग ओबीसी के लिए काम करेंगे, पिछड़ों के लिए काम करेंगे। हम तो कर रहे हैं। नाविका जी वो करने के बारे में नहीं कह रहा है, वो क्लेम कर रहा है। राहुल जी ये पूछ रहा है कि समाज में कितना पिछड़े लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, इनका तरक्की क्यों नहीं हो रहा है। गरीब लोगों को, जो गरीब दिखता है, जो साइकिल पंचर बनाने वाले, पान डब्बा में काम करने वाले, मोस भेजने वाले कने, छोटे छोटे गरीब लोगों कने राहुल जी जाकर उनसे पूछ रहा है भाई आप कौन सी जाति का है, क्योंकि वो दिखाना चाह रहा है अपर कास्ट जो भी तो मिनिमम परसेंटेज है, कॉर्पोरेट सेक्टर है या आईएएस ऑफिसर्स है या पॉलिटिशियंस है, पूरा वेल्थ अपर कास्ट के हाथ में कितना है, गरीब लोगों के हाथ में कितना है, वो दिखाना चाह रहा है। एक मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी शेयर कर रहे थे स्टेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तब उन्होंने क्या कहा, मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी, हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है तो यहाँ पर आपकी मदद जरूरी है। यानी कि नरेंद्र मोदी बड़े भाई और गुजरात मॉडल आपका मॉडल जो आप तेलंगाना में चलाना चाहते हैं। क्या करे थे उसमें नाविका जी, अच्छा हुआ मुझे याद दिलाया। दिस इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स में जितने भी मुख्यमंत्री लोग हैं, ये सब मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री बड़ा भाई है। आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी वो कुर्सी में है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट स्टेट के रहते, कुछ सब्जेक्ट सेंटर के रहते, बाकी के सब्जेक्ट कॉन्करेंस लिस्ट मतलब स्टेट एंड सेंट्रल कि जो टैक्स, इनकम टैक्स, सेंट्रल टैक्स, IGST, ये सब सारे पैसे दिल्ली जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी पैसे देना है, परमिशंस देना है। हमारे तेलंगाना में तो जो इरिगेशन प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं दे रहा है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न प्रोजेक्ट कास्ट इज एस्केलेटिंग लाइक एनीथिंग। तो इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी जी और आगे भी बोला, आप बुलेट ट्रेन लेकर गए, आप गिफ्ट सिटी बना लिए, आप साबरमती रिवर फ्रंट बना लिए और केंद्र से बहुत सारे पैसे गुजरात लेकर गए। कोई भी तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए तो डरा के फिर वो गुजरात लेकर जा रहा है। तो प्रधानमंत्री सबको, जितने सारे मुख्यमंत्री हैं सबको छोटे भाई समझकर सबको मदद देना, सबका हिस्सा बराबर देना। हमारे हिस्सा हमको बराबर नहीं मिल रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री से मैं ये कहा, याद दिलाया उनको, आप बड़ा भाई है, आप बड़ा भाई जैसा काम करना है, सब छोटे भाइयों को मदद करना आप है। याद दिला रहे थे। हाँ। और आप जिन्हें बड़ा भाई कहते हैं उन्हें आपके नेता राहुल गांधी क्या कहते हैं? उसका हिस्सेदार बराबर है ना, वो लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक ही कुर्सी के लिए दोनों लड़ रहे हैं। वो छोटे भाई बड़े भाई कहाँ हैं?
तो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, Same है तो वो भाई। चौकीदार नहीं, चोर है नहीं। बोलेंगे तो चलेगा। आप इसीलिए- बड़े भाई इसीलिए- खाली पैसे ना- निकालने ना- के लिए ना- बोलेंगे। नाविका जी, आप समझो, अभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश में कौन चुनाव लड़ रहा है? राहुल गांधी जी। मतलब आगे राहुल गांधी जी कहीं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का थोड़ी है। अगर इस देश के जनता चाहे तो नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी से उतार के राहुल जी को बिठाएंगे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल है। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी को 150 सीट से ऊपर नहीं आएंगी। प्रियंका गांधी जी कह रही हैं 180 सीटें आएंगी। सिद्धारमैया जी कह रहे हैं 200 सीटें आएंगी। आप कह रहे हैं 220 से 240 आएंगी। ये कांग्रेस पार्टी वाले आपस में बात नहीं करते हैं क्या? अगर बात करते तो स्ट्रैटेजी आप बोल रहे हो वो भी सेम रहता, और इंटरनल जो आपका सर्वे है उसका भी पता चलता। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम भी पत्रकारों से ज़्यादा बात करते हैं ना, जो पत्रकार हमें दिखाएंगे वो हिसाब से कभी कभी हम लोग भी गलत फहमी में चले जाते। तो एक बात प्रियंका जी, राहुल जी, सिद्धरामैया जी एक ही बात कहा, आप वो कन्वीनियंटली वो भूल जा रहे। ईवीएम नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव नहीं लड़ सकते। नरेंद्र मोदी जी का भरोसा ईवीएम, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, अदानी, अंबानी, ये नरेंद्र मोदी जी परिवार है ना, वो परिवार से चुनाव जीतने के लिए कोशिश करिए। परिवार को दूर रख के अगर नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से अगर चुनाव लड़ेंगे ना, तब पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी को कितने सीट मिलने वाले हैं। रेवंत रेड्डी जी, आप तो इसी ईवीएम से जीतकर मुख्यमंत्री बने। अब आपको ईवीएम पर शक होगा तो तेलंगाना की जनता को शक हो जाएगा कि आप कैसे जीते। आपने भी तो ईवीएम फिक्स नहीं किया होगा। 100 सीट मिलने वाले थे, 65 में रुक गए। नाविका जी, हम लोग 100 सीट हमको मिलना था, हमको भरोसा था, उम्मीद था 100 सीट मिलने का। तो वो लोग समझे कि 19-20 में इधर इधर हो जाएंगे। इसीलिए प्रदेश में जो ईवीएम मशीन आप जब चाहे तब ऑपरेट कर सकते, इट इज नॉट ऑटोमेटिकली ऑपरेशन। नरेंद्र मोदी जी को अभी बैंक ये बहुत बड़ा चार्ज लगा रहे हैं बड़े भाई पर। नहीं, हाँ, नाविका जी, आपके पैसे बैंक में है, बैंक से सीधा सीधा आपके पर्स में तोड़े आएंगे। आप बैंक जाना, दस्तखत करना, रिसीट देना, चेक देना, फिर पैसे लेना। नरेंद्र मोदी जी को भी जब जब जरूरत है तो तभी ईवीएम को इस्तेमाल करेंगे। हर बार हर छोटे मोटे चीजों के लिए वो इस्तेमाल नहीं करता है। तेलंगाना छोटा मोटा राज्य है। हाँ, उनके लिए तो छोटा ही है ना, एक प्रधानमंत्री को एक प्रदेश छोटे ही है। कांग्रेस पार्टी और आपके अलायंस पार्टनर्स तो कहते हैं कि गौमूत्र स्टेट्स में बीजेपी जीतती है, साउथ में नहीं जीत सकती। तो ये भारत के दो टुकड़े कर कौन रहा है? मोदी जी कर रहा है। कैसे? अभी आंध्र तेलंगाना में क्यों तेलंगाना हम पूछे राज? हर बार आंध्र के लोग तेलंगाना के ऊपर जबरदस्ती किए, हमारा हक हमको नहीं मिल रहा था, हमारे पैसे, हमारा बजट हमको नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए हम लड़के तेलंगाना लिए। आगे ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी कहा तो साउथ एंड नॉर्थ कन्फ्रंटेशन हो जाए, क्योंकि आप साउथ को जो मिलना था, जो इससे पहले मिल रहा था, आप ये 10 साल में क्यों नहीं दिए? इसका जवाब दिए तो इसका जवाब ढूंढे तो आपको पता लगेगा कि साउथ को क्या अन्याय हो जा रहा है। वेंकैया नायडू जी यहीं से आते हैं और वेंकैया नायडू जी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं इस देश के, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रहे हैं, वो मिनिस्टर रहे हैं। रेवंत रेड्डी जी, आप कुछ थोड़े बहुत चीजें भूल क्यों जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बनाए? वेंकैया नायडू को क्यों दिल्ली से हैदराबाद को भेज दिए? क्या गुनाह किया था? भारतीय जनता पार्टी का प्रधान कार्यदर्शी था, अध्यक्ष था। जब वेंकैया नायडू जी अध्यक्ष था तब वो नरेंद्र मोदी जी जनरल सेक्रेटरी था। तो वेंकैया नायडू को वॉलंटियर रिटायरमेंट क्यों दिए आप लोग? वो तो राजनीति छोड़ना नहीं चाह रहा था, क्यों वॉलंटियर रिटायरमेंट जबरदस्ती उनको वॉलंटियर तो रिटायरमेंट? चलिए मैं भी आपसे एक काउंटर सवाल पूछते हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम को क्यों निकाल दिए आप? क्योंकि वो अयोध्या राम मंदिर गए थे इसलिए निकाल दिए? राम मंदिर जाना कौन रोक सकता है? कोई भी जा सकता है। राम मंदिर का शिलान्यास ने कौन शुरुआत किए? राजीव गांधी जी ने, लेकिन 22 जनवरी को तो मोदी जी बॉयकॉट तोड़ी किए। नहीं, नरेंद्र मोदी जी तोड़ी किए। राजीव गांधी जी ने शिलान्यास को परमिशन दिए, अलो किए थे।
तो ये तो हिस्ट्री है, आपको भी तो पता है। बॉयकॉट क्यों किया प्राण प्रतिष्ठा को? अरे वो बीजेपी पॉलिटिकल इवेंट बना रहे, वो राम सबका बीजेपी भगवान से है। कोई भी नहीं था, खाली नहीं, प्रधानमंत्री। अडवाणी जी को क्यों नहीं आने दिए? अडवाणी जी को क्यों लेकर नहीं गए? अडवाणी जी को क्यों नहीं आने दिए? मुरली मनोहर जोशी को क्यों नहीं आने दिए? उमा भारती जी कहाँ थी? ये सब सारे जिस दिन अयोध्या में जो हुआ था, तब जो लोग हाजिर थे सब लोगों को निकाल दिए। खाली मोदी जी उस दिन, आपका वीडियो विजुअल्स दिखाओ आप, नरेंद्र मोदी जी के अलावा राम मंदिर में कोई चलने के लिए एक राम जी मूर्ति थे और बाकी का नरेंद्र मोदी जी थे, और किसी को अलो भी नहीं किया। वीडियो देखो आप लोग। और जो सनातन के खिलाफ आपके अलायंस पार्टनर डीएम के नेता ने कहा, उसके बारे में आपको लगता है जो कहा वो ठीक कहा? वो गलत है। कौन ठीक बोला है? वो उनका माइंडसेट है। आप उस अलायंस पार्टनर, उस सरकार के पार्ट हैं, तो क्या? तो क्या कुछ भी बोल सकते हैं? कुछ भी बोल और सकते हैं। नहीं, कुछ बोले तो गलत रहा तो गलत बोल के हम बोल सकते हैं। उनका लेकिन किसी विचारधारा ने से। बोला नहीं, कांग्रेस पार्टी से मैं बोल रहा हूँ किसी ना, ने- मैं तेलंगाना प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं कह रहा हूँ ना। मेरा स्टेटमेंट को क्यों नहीं लेते आप? क्यों, मेरे को कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या तो कांग्रेस आप कह पार्टी रहे हैं में? कि ये जो सनातन धर्म के बारे में कहा था वो गलत है? बराबर गलत है। किसी धर्म के खिलाफ कोई बोले तो वो ठीक नहीं है। बंगाल में आप अलायंस पार्टनर्स के साथ लड़ रहे हैं। आज ममता जी का स्टेटमेंट है, कोई भी आकर बोले कि हम इंडिया अलायंस से है, मत मानना, खाली तृणमूल कांग्रेस को वोट देना। वहां पर लेफ्ट पार्टीज, एनी राजा वायनाड में कह रही हैं कि राहुल गांधी लेफ्ट पार्टी से क्यों लड़ रहे हैं, उनकी बीजेपी से अगर कॉन्टेस्ट है तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे? वायनाड की 41% मुस्लिम पॉपुलेशन वाली सीट पर आकर क्यों लड़ रहे हैं? ये अलायंस कहते हैं आप? बराबर अलायंस है, स्ट्रैटेजी है। दिस इज नॉट अलायंस, दिस इज एन स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। प्री इलेक्शंस अलायंस, पोस्ट इलेक्शंस अलायंस। प्री इलेक्शंस में कुछ स्ट्रैटेजी है, पोस्ट इलेक्शंस कुछ तो स्ट्रैटेजी प्री है। इलेक्शन में एक दूसरे को गाली दो और पोस्ट इलेक्शन में साथ में बैठकर राज करो। अगर ऐसे बात कहा तो नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी कितने बार लड़ लिए? आज क्या कर रहे वो लोग? इससे पहले येडियुरप्पा, नरेंद्र मोदी जी का क्या पंचायत था? क्या बन गए? गाली जनार्दन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी और नेता लोगों को क्या क्या कहा, आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। अजित पवार ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत कुछ कहा, आज भारतीय जनता पार्टी अलायंस में वो पार्टनर है। नवीन जिंदल, अशोक चौहान। जनता के सवाल है, पब्लिक मंच है, तो जनता के कुछ सवाल लेंगे। जनता से कौन सवाल पूछना चाह रहा है? हाथ खड़ा करे और माइक हम आपके पास पहुंचाएं। यहाँ फ्रंट रो में। तेलंगाना के लिए खास तौर पर आपकी स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप पीसीसी प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के और स्टेट के मुख्यमंत्री भी है, आम जनता की तरफ से एक तरफ से बीआरएस 16 सीट क्लेम कर रही है, एक तरफ भाजपा वो तो 17 सीट क्लेम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का तेलंगाना के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? कितना सीट आपका टारगेट है और इलेक्शन का अहम मुद्दा क्या होगा तेलंगाना के लिए? मैं तेलंगाना के लिए डेवलपमेंट का स्ट्रैटेजी अलग है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अलग है। मैं डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी दोनों मिला के नहीं बोल सकता हूँ। वाइब्रेंट तेलंगाना बनाना चाह रहा हूँ। वाइब्रेंट तेलंगाना 2050 मास्टर प्लान हम लोग तैयार करें। वो मास्टर प्लान के हिसाब से हम लोग किसानों के लिए क्या करना है, निरुद्योग युवता के लिए क्या करना है, इंडस्ट्रीज़ को कैसे डेवलप करना है और तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट कैसे लेना है, वो प्लान अलग है। हम 10 साल सरकार में रहने वाले, 10 साल के लिए परफेक्ट प्लानिंग बना रहा हूँ। तो तेलंगाना इंडिया वन ऑफ द बेस्ट स्टेट, मतलब हम लोग गुजरात से भी बेहतर तरक्की करके दिखाएंगे। हम मेट्रो लाइन लेंगे, हम मूसी रिवर फ्रंट बना देंगे और रीजनल रिंग रोड भी बना देंगे। ऑल अलॉन्ग विथ रीजनल रिंग रोड रेलवे लाइन बना देंगे। सब सारे हमारे तेलंगाना को हम इतना डेवलपमेंट कर देंगे। और राजनीति और कितना दिन है? 20 दिन है। 20 दिन के लिए मैं आज साफ साफ कह रहा हूँ 14 सीट हम लेकर छोड़ेंगे। चुनाव से पहले केसीआर ने भी ऐसी कहा था 100 सीट चुनाव में जीतने वाले हैं। मैं बोला था ये नहीं होने वाले, इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले। तो वही ऐसे ही हंसी मजाक उड़ा रहे थे हमारे के खिलाफ। 5 सीट है, 5 सीट वाले कैसे सरकार बना सकते? सरकार बना के दिखाए ना। 111 सीट था केसीआर का ने, अभी कितना मिला उनको? 40 भी नहीं मिले।
तो उस दिन हम कहे तो कोई मानने के लिए भी तैयार नहीं थे, पत्रकारों के से लेकर आम जनता तक। मगर ग्राउंड रियलिटी हम पता है, क्योंकि हर दिन 18 घंटा हम जनता के साथ में रहते हैं। जनता क्या सोच रहा है हमें पता है, जनता को क्या ज़रूरत है हमें पता है, तेलंगाना के युवता क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है हमें पता है। इसीलिए हम 14 सीट लेकर ही रहेंगे तेलंगाना में। तो कांग्रेस इस बार, मैं तब भी बोला था, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाले दिल्ली पत्रकार ने पार्लियामेंट में कभी भी मिले तो भाई इस बार बीजेपी का सरकार बन रही तेलंगाना में। मैं बोला सिंगल डिजिट से आगे नहीं जाने देता हूँ। अब करके दिखा है ना, 8 सीट मिला उनको। तो तब मानने के लिए कोई तैयार नहीं थे, एक बार रिजल्ट देके। तो किशन रेड्डी जी मंत्री होकर हैदराबाद में फ्लड्स आए तो 10 रुपए भी नहीं लाए। सेक्रेटेरिएट में 150 इयर्स ओल्ड टेम्पल रहा तो केसीआर ने वो टेम्पल को जेसीबी लगा के तोड़ दिए, मगर किशन रेड्डी आवाज भी नहीं उठाए। इतना मंदिर का ठेकेदारी लेने वाले किशन रेड्डी आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में सेक्रेटेरिएट में 150 इयर्स निजाम सरकार ने जो मंदिर बनाया था वो मंदिर भी केसीआर ने तोड़ दिए, मगर किशन रेड्डी ने कुछ कहा ही नहीं। तो ऐसे मामले सब तेलंगाना के जनता देख रहा है। बीजेपी बीआरएस में क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या स्ट्रैटेजिक अलायंस है, बेटी बेल के लिए कितना सीट मोदी जी को दिलाने के लिए कोशिश कर रहे, सब सारे तेलंगाना जनता को पता है। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप भी तो बीआरएस से ले रहे हैं लोगों को, तो अब करप्शन जो चार्जेस आप केसीआर एंड गवर्नमेंट पे लगाते थे उसका क्या होगा? आपकी भी तो एक छोटी वॉशिंग मशीन है। जितने लोगों को मैं लिया है उनका ट्रैक रिकॉर्ड वेरीफाई करो, उनके ऊपर चार्जेस नहीं है। मैं गिन गिन के जिसका कैरेक्टर है, जिसका करप्शन चार्जेस नहीं है, वो जनता में रहकर लोगों के लिए काम करते हैं, वही लोगों को ले रहा हूँ। अगर मैं चाहे तो उसमें से कोई भी एमएलए बचेगा नहीं, बाप बेटा दोनों छोड़कर सब लोग कांग्रेस में आ जाते थे, मगर सबको लेने के लिए तैयार नहीं हूं मैं। रेवंत रेड्डी जी, चुनाव का पहला दौर आज हो गया है। पूछना चाहती हूं आपसे, मोदी जी तो कह रहे हैं और कॉन्फिडेंट हैं 400 पार। मैं एक बात साफ बोलना चाहता हूं, क्योंकि नारा के लिए अच्छा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलाने के लिए भी ठीक है, मगर राजस्थान में 25 सीट्स है, 25 बीजेपी को मिल गए। गुजरात में 26 है, 26 उन्हीं को मिल गए। हरियाणा में 10 है, 10 का 10 मिल गए। दिल्ली में 7 है, 7 का 7 मिल गए। बिहार में 40 है, 39 ऐसा कुछ उन लोगों को मिल गए। उत्तर प्रदेश में 62 मिल गए। वेस्ट बंगाल में 18 मिल गए। झारखंड, छत्तीसगढ़, जहाँ पर भी देखो भारतीय जनता पार्टी को 80% से लेकर 100% तक रिजल्ट मिले, तो उन लोगों को मिला है 300। अब बात रहा साउथ में केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, पुदुचेरी, सब मिलकर 130 सीट्स है। 130 में 15 सीट मिले सो ज़्यादा है ये साउथ से। 130 में भारतीय जनता पार्टी को मिलने का है 15 सीट। 15 सीट छोड़ दिए तो वहाँ पर 400 के चिल्लर 413 सीट्स समझो। 413 में 100% जीते तो भी 400 होने का मुश्किल है। तो इस बार और कोई पार्टी वो लोग वहाँ पर 400 चेंज में अलायंस में 330 सीट कंटेस्ट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। तो 330 सीट में अगर कंटेस्ट किए तो 400 मिलेंगे कैसे? कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी? अब ये पूरा मिलाए तो 272 प्लस आ जाएंगे। तेलंगाना से तो 14 दे देता हूं मैं। अब यू मार्क माय वर्ड। ऑल राइट। केरला में मैं 2 दिन केरला में रह चुका हूं। 20 आउट ऑफ 20 आएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी डिपॉजिट नहीं मिलने वाले। लेफ्ट पार्टीज तो आपसे नाराज हो जाएंगी। नहीं, मैं बात बोल रहा हूँ। और तमिलनाडु में प्लस पांडिचेरी 40 को 40 हमको मिलने वाले हैं। कर्नाटक में 28 को 28 मिलने वाले हैं। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी ऐसे बातें कहते हैं, मैं ऐसा बात नहीं बोलता हूँ। आधा तो लेकर रहेंगे। सरकार आपकी है और आधा ही लेंगे। तो पूरा ले लो। ईवीएम अब आप ही के पास है। नहीं, मोदी के पास है। हम मोदी के साथ नहीं है ना नाविका जी। वेल,
इट्स वॉर, इट्स रियली वॉर। 2024 का चुनाव नहीं, ये जंग का ऐलान है यहाँ हैदराबाद तेलंगाना से। जंग में कौन जीतेगा ये देश की जनता बताएगी। लेकिन पब्लिक मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और खुल के बात करने के लिए रेवंत रेड्डी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। थैंक यू।